हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं आप सबका अपने YouTube चैनल में दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको जो ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है 24 एसेट्स। दोस्तों, आप हमारे वीडियो ईयरफोन लगाकर काम करते हुए, बस ट्रेन में सफ़र करते हुए भी सुन सकते हैं, आराम करते हुए भी सुन सकते हैं। हमारी वीडियो को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके सफलता पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बुक समरी में हम 24 परिसंपत्तियां जो 7 भागों में बटी है, जैसे बौद्धिक संपत्ति, ब्रांड संपत्ति, मार्केट संपत्ति, प्रोडक्ट संपत्ति, सिस्टम संपत्ति, सांस्कृतिक संपत्ति और वित्तीय संपत्ति के बारे में जानेंगे। लेखक डैनियल प्रिस्टले द्वारा लिखित 24 एसेट्स बुक हमें बिजनेस के अंदर निहित संपत्तियों के बारे में बताती है, जिनसे कोई भी बिजनेस पनपता है और मंदियों में भी टिक पाता है। यह बुक हमें बताती है कि एक कंपनी में प्रोडक्ट के अलावा भी बहुत कुछ होता है जो कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी की ओर ले जाता है। यह 24 एसेट्स हमें बिजनेस की वैल्यू से लेकर वित्तीय सफलता हासिल करने तक हमारी मदद करते हैं। बिजनेस में एक चीज पर काम करके सफलता हासिल नहीं की जा सकती है, लेकिन एक से अधिक लोगों के द्वारा अलग अलग चीजों पर कार्य करके सफलता हासिल की जा सकती है। इसलिए अपने बिजनेस के लिए योग्य व्यक्तियों को ढूंढना शुरू कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बौद्धिक संपत्ति। नंबर 1, कंटेंट प्रॉपर्टी। आज की डिजिटल दुनिया में कंटेंट ही सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस और मल्टीमीडिया शामिल है। हमारे द्वारा बनाया गया कंटेंट हमें अलग पहचान देता है और लोगों को हमारे बिजनेस के बारे में जानने का मौका देता है। नंबर 2, मेथोडोलॉजी एसेट्स। कार्य प्रणाली किसी नतीजे तक पहुंचने का एक विशेष तरीका है। बिजनेस के तरीके से देखें तो एक शक्तिशाली मेथोडोलॉजी भी लोगों को हमसे जुड़ने के लिए एक आकर्षक कारण की तरह काम करती है। जैसे जैसे हम कंटेंट बनाते हैं, हमारे बिजनेस की कार्य प्रणाली भी उभर कर सामने आती है। नंबर 3, रजिस्टर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अपने कंटेंट को बचाने के लिए कानूनी रूप से अपने कंटेंट को रजिस्टर करवाना होता है, ताकि हमारा कंटेंट कोई चुरा न ले। यह रजिस्टर कंटेंट भी हमारे बिजनेस के लिए एक एसेट्स की तरह कार्य करता है, जिससे हमें इनकम होती है। नंबर 2, ब्रांड संपत्ति। नंबर 4, साइकोलॉजी एसेट्स। हर महान ब्रांड के पीछे एक साइकोलॉजी होती है जो उसे अलग करती है। यह साइकोलॉजी आमतौर पर कंपनी के लक्ष्यों और मूल्यों पर केंद्रित होती है, जो अक्सर नहीं बदलते हैं और हर निर्णय को आकार देने में मदद करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अमेरिका में हर घर और हर डेस्क पर एक पीसी लगाने का मशहूर सपना था। नंबर 5, कंपनी की पहचान। हमारा ब्रांड जिस तरह दिखता है, महसूस करता है, सुनता है, स्वाद लेता है, महकता है और लगातार व्यवहार करता है, उससे लोगों के मन में एक पहचान बनती है। फिर वे ब्रांड पर भरोसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह इस पहचान के लिए आगे भी बेहतर सेवाएं देगा। नंबर 6, एम्बेसडर एसेट्स। यदि हम ऐसे लोगों के साथ जुड़े हैं जो पहले से ही ऊंचे पदों पर है, तो विश्वास, लोकप्रियता, प्रसिद्धि भी हमारे ब्रांड को बढ़ाने के लिए मदद कर सकता है। इस रणनीति का लाभ उठाने के लिए हमारा बिजनेस किसी चीज को अपना नाम देकर या खेल टीम स्पॉन्सर कर सकता है। नंबर 3, मार्केट संपत्ति। नंबर 7, कंपनी की पोजीशन। कॉम्पीटिंग ब्रांड्स या प्रोडक्ट के मुकाबले हमारे ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर की धारणा या जागरूकता को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास को पोजीशनिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हमारा उद्देश्य अपने खरीदारों के मन में एक स्पष्ट, विशेष और प्रॉफिटेबल स्थिति हासिल करना होता है। नंबर 8, चैनल एसेट्स। बाजार तक पहुंचने का एक चैनल, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के रूप में भी जाना जाता है। यह वह तरीका है जिससे प्रोडक्ट, सर्विस या कम्युनिकेशंस हमारे ग्राहकों तक पहुंचता है। नंबर 9, ग्राहकों का डेटा। हमारा बिजनेस अपने ग्राहकों से जितना अधिक डेटा एकत्र करता है, उतना ही हम अपने ग्राहकों की जरूरतों के बारे में जान सकते हैं। बेहतर डेटा एक बेहद मूल्यवान संपत्ति है, जिसे कोई भी व्यवसाय समय के साथ विकसित कर सकता है। नंबर 4, प्रोडक्ट संपत्ति। नंबर 10, गिफ्ट या स्पॉन्सर प्रोडक्ट। बिना किसी शर्त के
पूरी तरह से मुफ्त में दिया जाने वाला प्रोडक्ट होता है जो हमारे बिजनेस की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए दूसरों को दिया जाता है। उपहारों को व्यवहारिक, शिक्षाप्रद या मनोरंजक होना चाहिए। साथ ही उन समस्याओं पर भी प्रकाश डालना चाहिए जिन्हें हमारा बिजनेस हल कर सकता है। नंबर 11, प्रोडक्ट फॉर प्रोस्पेक्ट्स एसेट्स। एक बार जब हम किसी संभावित ग्राहक का ध्यान उपहार के साथ आकर्षित कर लेते हैं तो संभावित ग्राहक के लिए उत्पाद आमतौर पर पहली खरीदारी होता है। यह प्रोडक्ट संभावित ग्राहक के लिए किसी समस्या को हल करने में मदद करता है जिसे हमारी कंपनी हल कर सकती है या निर्णय लेने की प्रक्रिया को कम कर सकती है। नंबर 12, कंपनी के मूल प्रोडक्ट। कंपनी के कोर प्रोडक्ट ग्राहक को बेहतर मूल्य प्रदान करने और किसी समस्या को हल करने या किसी इच्छा को पूरी करने से संतुष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नंबर 13, प्रोडक्ट फॉर क्लाइंट्स एसेट्स। यह प्रोडक्ट होता है जो ग्राहकों को उनकी यात्रा पर और भी आगे ले जाता है। क्लाइंट के लिए उत्पाद एक ऐसा समाधान प्रदान करता है जिससे ग्राहक की निरंतर इच्छाओं, जरूरतों को पूरी हो सके। नंबर 5, सिस्टम संपत्ति। नंबर 14, मार्केटिंग एंड सेल्स सिस्टम एसेट्स। अपने बिजनेस के लिए बड़े पैमाने पर लीड, बिक्री और रेफरल को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक मजबूत सिस्टम की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें एक ऐसे सिस्टम की आवश्यकता है जो हमारे संदेश को सही लोगों के सामने रखे। यह काम नेटवर्क मार्केटिंग करती है। नंबर 15, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एसेट्स। एक मैनेजमेंट और प्रशासन सिस्टम को अतीत में जो कुछ हुआ है उसकी सटीक रिपोर्ट देने, भविष्य में बिजनेस द्वारा प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियों का पूर्वानुमान लगाने तथा तत्काल निर्णय लेने के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम होना चाहिए। नंबर 16, ऑपरेशंस सिस्टम एसेट्स। बिजनेस की दीर्घकालिक सफलता के लिए अपने प्रोडक्ट से अपने ग्राहकों को उनकी अपेक्षाओं से परे रिजल्ट देकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न करना होता है। यदि हम इसे सही तरीके से करते हैं तो हमारे ग्राहक हमारा मार्केटिंग विभाग बन जाते हैं और उनकी सकारात्मक टिप्पणियों से उत्पन्न मांग को पूरा करना कठिन होता है। नंबर 6, सांस्कृतिक संपत्ति। नंबर 17, की पीपल ऑफ इन्फ्लुएंस। प्रभावशाली व्यक्ति वे लोग होते हैं जो सौदे करने, टीमों का नेतृत्व करने, मीडिया से संपर्क करने और नए आइडिया पर काम करने पर जोर देते हैं। ये लोग समस्याओं का समाधान करेंगे, संस्थापक की तुलना में बिजनेस को अधिक तेजी से बढ़ाते हैं। नंबर 18, सेल्स एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग की भूमिका में दो तरह के लोग होते हैं। पहला, अत्यधिक रचनात्मक, जो ऐसे शब्द और चित्र पसंद करते हैं जिनसे लोगों को आकर्षित किया जा सके। दूसरे, जिन्हें डेटा, माप, परीक्षण और सांख्यिकी से गहरा लगाव होता है। कंपनी का काम दोनों को एक करके पैसा बनाना होता है। नंबर 19, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एसेट्स। अच्छे प्रबंधक और प्रशासनिक कर्मचारी बिजनेस को यथासंभव बेहतर ढंग से चलाने के लिए सशक्त बनाते हैं, बजट का पालन करते हुए अपने बिजनेस में सुधार करते हैं। नंबर 20, टेक्नीशियन एसेट्स। हर बिजनेस ग्राहकों की समस्या को हल करने के लिए होता है। ऐसा करने के लिए हर बिजनेस को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिनके पास मार्केटिंग और सेल्स से संबंधित तकनीकी कौशल हो। लोग हमारी कंपनी को बिक्री और मार्केटिंग के माध्यम से खोज सकते हैं, लेकिन उनसे जुड़े रहने के लिए हमें तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। नंबर 7, वित्तीय संपत्ति। नंबर 21, बिजनेस प्लान। हमारा बिजनेस प्लान स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है कि हमारा बिजनेस किस दिशा में जा रहा है या उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा या किन जोखिमों को कम करना होगा और किन अवसरों को विकसित करना होगा जो हमें बेहतर रिटर्न की ओर ले जा सके। नंबर 22, वैल्यूएशन एसेट्स। जब बात मूल्यांकन की वास्तविकता की आती है तो एक कंपनी की कीमत उतनी ही होती है जितनी लोग उसके लिए भुगतान करने को तैयार है। हालांकि एक बात यह है कि किसी व्यवसाय का अंडर वैल्यू करने का एक निश्चित तरीका है और वह है किसी कंपनी को स्वतंत्र मूल्यांकन न करना। नंबर 23, स्ट्रक्चर एसेट्स। बिजनेस को कम या ज्यादा वित्त पोषित किया जा सकता है। यह उनकी संरचना और उनके अधिकार क्षेत्र पर निर्भर करता है। नंबर 24,
रिस्क कम करना। हर निवेशक या ऋणदाता अपने निवेश के अवसर या लाभ में रुचि रखता है, लेकिन उनके लिए पूंजी का संभावित नुकसान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वे ऐसी परिसंपत्तियां देखना चाहते हैं जो बिजनेस को नुकसान और डूबने से बचाए। कंक्लूजन दोस्तों, 24 एसेट्स बुक समरी में हमने 24 संपत्तियों के बारे में जाना जो एक बिजनेस के अंदर समाई हुई होती है। ये संपत्तियां 7 भागों में बटी हुई है जो इस प्रकार है। नंबर 1, बौद्धिक संपत्ति में हम कंटेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे बिजनेस को डिजिटल दुनिया में फैलने में मदद करता है। नंबर 2, ब्रांड संपत्ति बिजनेस को पहचानने और लोगों के दिलों में बसने में मदद करता है। नंबर 3, मार्केट संपत्ति बिजनेस में दी जाने वाली सेवाएं और प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई जानने में मदद करता है। नंबर 4, प्रोडक्ट संपत्ति ग्राहकों को संतुष्ट और बिजनेस को इनकम बनाकर देता है। नंबर 5, सिस्टम संपत्ति बिजनेस को मैनेज करने और उसे मंदियों में भी चलने में मदद करते हैं। नंबर 6, सांस्कृतिक संपत्ति हम बिजनेस को प्रभावित करने वाले लोगों और सिस्टम पर ध्यान देते हैं। नंबर 7, वित्तीय संपत्ति हर बिजनेस में पैसे का आदान प्रदान होता है, इसलिए अपने बिजनेस की वित्तीय अवस्था को मैनेज करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की ऑडियो बुक समरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।